आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजकुमार निजात साहब, जो कि साहित्यकार हैं सिरसा हरियाणा से, और हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे हमारे दोस्त आयुष जी। आयुष जी प्रकट हो और अपना नृत्य से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, पर्दा खुल गया आदरणीय पांडे सर, क्या बात है, क्या बात है, पर्दा खुल गया। स्वागत है आयुष जी, आइए, स्वागत है जी। श्लोक से स्टार्ट करें, श्लोक बिल्कुल। से। आ रहे हैं आयुष जी। वाह, स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। छोटी छोटी गौए, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, हमारा छोटे से मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। कहाँ कहीं गैया कहाँ पी है ग्वाल, कहाँ कहीं गैया कहाँ पी है ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। कहाँ कहीं चारा कहीं गैया दूध पी है ग्वाल, घास कहीं गैया नाखून कहीं ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। जी धन्यवाद। क्या बात है। डांस डांस डांस, क्या बात है यार, डांस, क्या कमाल का डांस है, क्या नृत्य, गजब का यार, नृत्य बहुत बढ़िया, क्या गजब का नृत्य किया, क्या गजब बहुत का बढ़िया। जी, क्या गजब का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। कोई पर्दा भी बंद हो गया। तो आदरणीय पांडे सर, शाश्वत सर, नमस्कार। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय शाश्वत हाँ सर, जी, नमस्कार शुरू कीजिए। जी जी, बिल्कुल शुरू करिए। आप सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 593 ऑनलाइन कार्यक्रम में। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज शिक्षण कार्यशाला है, और इस कार्यशाला में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार निजात जी हैं, जो कि साहित्यकार हैं सिरसा हरियाणा से। आप हरियाणा साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। आपकी 60 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और 12 पुस्तकें आपकी बाल साहित्य पर प्रकाशित हुई हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप को कई संस्थाओं ने सम्मानित किया है। पूरे हिंदुस्तान की कई राज्यों में आपके रचनाएं स्कूली पाठ्यक्रम में लगी हैं, और आपके साहित्य पर भारत की कई विश्वविद्यालयों में शोध कार्य चल रहा है या हो चुका है। तो मैं आज आपका स्वागत करता हूं, और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आदरणीय राजकुमार निजात साहब, जब हमने सिरसा में 5 दिन की कार्यशाला की थी, उस बीच बच्चों के बीच बच्चा बनकर आपने अपने प्रतिभा को हमको दिखाया। मेरे तब से मैं आपसे काफी प्रभावित हूँ। आपने कई पुस्तकें जो बच्चों के लिए लिखी हैं, तो बाल प्रहरी में भी आपकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं आज के विशिष्ट अतिथि कार्तिक पाठक जी का, जो कि खटीमा उधम सिंह नगर से हमारे बीच में है। और आज का संचालन करेंगे हमारी दोस्त यशस्वी जी, जो कि कक्षा 3 की छात्रा हैं, जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अपने बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे साहब अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, माननीय श्री आकाश शाश्वत जी उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जिनका हम सानिध्य हमको प्रतिदिन मिलता है। आज हमारे 593 कार्यक्रम में मैं सोचता हूँ 593 में से 593 में आपकी
भागीदारी रही है, आपका मार्गदर्शन बच्चों को मिलता है। आप शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं, फील्ड में जाना होता है, फील्ड में जाने के बाद भी आप बच्चों से बात करते हैं, जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज शिक्षण कार्यशाला है और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को अपने मनपसंद पाठ का शिक्षण कार्य करना है। जैसा कि व्यक्तिगत तौर पर मैसेज दिया गया है, सूचना में भी कहा गया है कि किताब को देख कर नहीं पढ़ना है। जो भी पाठ हमको किसी भी विषय का, इसलिए छूट दी गई है कि जो पाठ आपको अपने सारे विषयों में अच्छा लगता है, जिसको आप अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं, एक टीचर की तरह आपको आज व्यवहार करना है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का। काफी दोस्तों ने अपनी सहमति दी है। तो मैं क्या हमारे आज के संचालक यशस्वी जी जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, तो मैं यशस्वी को मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है दोस्त आपका। जी धन्यवाद सर। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। कहते हैं तारे, गाते हैं सन्नाटा, वसुधा पर छाया। सन्नाटा वसुधा पर छाया, नभ में हमने कान लगाया। नभ में हमने कान लगाया, फिर भी अगणित कंठों का यह राग नहीं हम सुन पाते हैं। कहते हैं तारे, गाते हैं, स्वर्ग सुना करता यह गाना। स्वर्ग सुना करता यह गाना, पृथ्वी ने तो बस यह जाना। पृथ्वी ने तो बस यह जाना, अगणित ओस कणों से में तारों, अगणित ओस कणों में तारों के नीरव आंसू आते हैं। नीरव आंसू आते हैं, कहते हैं तारे, गाते हैं। कहते हैं तारे, गाते हैं। तो मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम श्री झानंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं परम सम्मानित इस श्रद्धा युक्त मंच को मैं नमन करती हूँ। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री घनश्याम गुप्ता है, वे एक बिजनेसमैन है। मेरी माँ का नाम श्री सविता वैश्य है, वे एक शिक्षक हैं। मैं बाल पहली से अपने नाना जी के द्वारा जुड़ी, यह मेरा संचालन करने का तीसरा अवसर है। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार निजात जी, बाल बिहारी के संरक्षक आदरणीय श्री श्यामपल्ली पांडे सर जी एवं श्री आकाश सारस्वत सर जी और श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय, बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय किरोला सर जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और सर का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। सर ने मुझे संचालन करने का अवसर प्राप्त किया। मैं सर का आभार व्यक्त करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि कार्तिक पाठक भैया का भी मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो आज इसी के साथ मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के विशिष्ट अतिथि कार्तिक पाठक भैया, जो कि कक्षा 6 में पढ़ते हैं, खटीमा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। जी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं माँ शादी को नमन करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है, मैं कक्षा 6 का छात्र सिटी गवर्नमेंट स्कूल खटीमा से हूँ। आज बाल प्रहरी का 593वां कार्यक्रम है, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार निजात सर जी सिरसा हरियाणा से, और आज के हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे बड़े दादा दीपक मौर्य कक्षा 8, और आज का इतना कुशल संचालन कर रही मेरी बहन यशस्वी कक्षा 3,
गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से, और बाल पहरी के संरक्षक श्याम पलट पांडे सर, बाल पहरी के संपादक श्री उदय केल सर, और बाल पहरी के संरक्षक डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, और बाल पहरी के संरक्षक डॉक्टर आकाश सारस्वत सर, उम्मीद शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, और सभी अतिथिगण शिक्षकगण मेरे भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो आज की यह कार्यशाला शिक्षण कार्यशाला के ऊपर है। मैं उदय केल सर जी का आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने मेरे को दूसरा वह मौका दिया विशेष अतिथि बनने का। तो मैं शिक्षण कार्यशाला में कविता प्रस्तुत करता हूँ, जिसका विषय जो कि है झांसी की रानी के ऊपर, और इसके राइटर हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। और झांसी की रानी कविता मेरी जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है बसंत भाग 1, उसमें से मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि झांसी की रानी कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है, हमें निडरता के साथ झांसी की रानी की तरह अगर कोई भी हमें कोई परेशान करता हम उसे टक्कर दे सके। तो मैं आपको बताता झांसी की रानी कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुक्ति टानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुक्ति टानी थी, बूढ़े भारत में भी आए फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने फिर से पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मतलब सिंहासन हिल जाता है और राजवंशों ने अपना सिंहासन अपनी भुक्ति तान दी थी, और जो बूढ़ा भारत था हमारा, जो जब देश आजाद नहीं हुआ था, उसमें हमारी झांसी की रानी स्वतंत्रता यज्ञ में उन्होंने अपना बलिदान किया, और जो हमारी जो आजादी थी जब हम आजाद नहीं हुए थे उसकी कीमत सबने पहचानी थी, और जो हमारे दूर फिरंगी यानी कि जो हमारे अंग्रेज थे उनको दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठान दी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह सबने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह सबने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब जो सन 57 में जो उनकी जो तलवार थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की जो तलवार थी वो चमक उड़ी थी, और जो बुंदेले जो हर बोलो के यानी कि जो अंग्रेजों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, और जिन्होंने अपनी मर्दानी दी, जिन्होंने अपना बलिदान किया, वो थी झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेलती थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यह सहेली थी। यानी कि जो कानपुर के नाना थे उनकी जो वो बहन मुंह बोली बहन छबीली थी, जो लक्ष्मीबाई जिनका नाम था वो अपने पिता की संतान अकेली थी, वो खाली अकेली थी, अपने पिता की संतान वो अकेली थी, वो अपने नाना के संग खेलती थी पढ़ती थी और उनके साथ मस्ती करती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी वो उसकी जो बरछी ढाल कृपाण कटारी वो उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी वो उसे मुंह याद थी, और जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो बुंदेले हर बोलो के मुंह, जो अंग्रेजों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया स्वतंत्रता यज्ञ में हमारे देश को आजाद करने के लिए, जिन्होंने बलिदान दिया, वो थी झांसी वाली रानी। धन्यवाद जी धन्यवाद दया, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, आपने हमें इस कविता को बहुत ही अच्छी से समझाया। तो अब मैं अपने प्रतिभागी को आमंत्रित करने जा रही हूँ। हमारी पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन पूजा पांडे, कक्षा 5 सोमेश्वर अरोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। आप उपस्थित हो? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी
माँ शारदा को नमन करते हुए आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय जिला सोमेश्वर है। मैं आपको लोक कथा सुनाना चाहती हूँ। मेरी लोक कथा का नाम है राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगत्सेन गाम्पो के मंत्री थे। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उन्हें यह चिंता रहती थी कि उनका बेटा आगे चलकर क्या करेगा, मेरे बाद उसका क्या होगा। इसलिए लोनपो गार चिंतित रहते थे। एक दिन लोनपो गार ने सोचा, मैं अपने बेटे को शहर भेजूंगा और वहां जाके वह अपनी चालाकी से 100 जौ के बोरे लाएगा। तभी उसने अपने बेटे से कहा, तुम यह 100 भेड़े लेके शहर जाओ। तभी लोनपोगान ने अपने बेटे को शहर भेजा। जब वह शहर गया तब वह सोचने लगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं 100 जौ के बोरे कहाँ से लाऊंगा। तभी वहां पर एक लड़की आई। उसने कहा, तुम उदास क्यों हो? तभी लोनपो गार के बेटे ने कहा, मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है तुम 100 जौ के बोरे लाओ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब लड़की सोचने लगी। उसने कहा, इतनी सी बात, मैं अभी इसका हल निकाल देती हूँ। उसने भेड़ों के बाल काट दिए और उसे बाजार में बेचकर 100 जौ के बोरे लड़के को थमाते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो और अपने पिताजी को यह 100 जौ के बोरे दे देना। और वहां से लड़की चली गई। जब बेटा शहर से गांव पहुंचा तब उसके पिताजी ने कहा, तुम 100 जौ के बोरे ले आए? तभी लोनपो गार के बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मैं 100 जौ के बोरे ले आया। पर लोनपो गार को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वह बहुत भोला भाला था। उन्हें यह पता नहीं था कि उसकी मदद लड़की ने की। जब लोनपो गार के बेटे ने उन्हें पूरी बात बताई तब उन्होंने कहा, अब तुम अपनी मर्जी से 100 जौ के भेड़े ले जाओ, 100 जौ के बोरे लाना और यह भेड़ दोबारा ले जाओ। फिर लड़का दोबारा शहर पहुंचा। उसने कहा, अब मैं कैसे लाऊंगा? उसे विश्वास था कि वह लड़की दोबारा आएगी। जैसे ही उसने कहा, वहां पे लड़की आ गई। वह लड़की ने कहा, तुम फिर आ गए? फिर उसने कहा, हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे कहा है कि तुम दोबारा 100 जौ के बोरे लाओ। अब मैं क्या करूं? तब लड़की ने कहा, मैं इतनी सी बात, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। फिर लड़की ने भेड़ों के सींग काट दिए और उसे बेचकर जौ के बोरे लड़के को दे दिए। जब लड़का अपने गांव दोबारा पहुंचा तब लोनपो गार ने कहा, यह फिर से वह लड़की ने ही किया है। तभी लोनपो गार ने कहा, तुम वह लड़की के पास जाओ और उससे कहो 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाए। तभी वह लड़की के पास गया और उसने अपना प्रस्ताव उसके सामने रखा। उसके पिताजी ने जो कहा था उसने लड़की को वह सब बताया। लड़की ने कहा, मेरी एक शर्त है, तुम्हारे पिताजी को वह राख की रस्सी गले में पहननी होगी।
लड़के ने सोचा, रात की रस्सी तो उठाना भी मुश्किल है, वह हाथ लगाते ही टूट जाएगी। तभी उसने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने पिताजी के पास जाके कहा, वह लड़की ने कहा है 9 हाथ लंबी रात की रस्सी तुम्हें गले में पहननी होगी। तब उसने कहा, लोनपोगान ने कहा यह तो असंभव है, उसे छूना तो क्या, उसे हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि वह टूट जाएगी। तब लोनपोगान ने कहा ठीक है। जब लड़की ने एक पत्थर पर रस्सी रखी और उसे जला दिया और उसे पत्थर समेत लोनपोगार के पास ले गई और उससे कहा, तुम इसे गले में पहनो। जैसे ही लोनपोगार ने रस्सी को हाथ लगाया वह टूट गई। लोनपोगार समझ गया लड़की तो मुझसे भी चालाक है और उसने जल्दी से अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उसके सामने रखा। लड़की ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनकी धूमधाम से शादी हुई। इसका शीर्षक है रात की रस्सी। शीर्षक लोक कथा है। धन्यवाद। जी धन्यवाद जी, आपने बहुत ही अच्छी कहानी हमें सुनाई। ये तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। हमारे अगले प्रतिभागी हैं मेरे बड़े भैया मुस्ताकिन शेख भैया और कक्षा 8 से नगांव असम। क्या भैया आप उपस्थित हैं? लगता है वे किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए, तो अब मैं अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करना जा रही हूँ। मेरी बड़ी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 4 ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? मंत्रिता जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अहं सर्वेभ्यः संस्कृतभाषायां पठामि। सर्वे छात्राः भवन्ति बहु शोभनं बहु उत्तमम्। आज मैं आपको संस्कृत भाषा पढ़ाऊंगी और किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें उसका व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत व्याकरण से करेंगे और शब्दों के भी लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए चार्ट भी बना रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, जी बहन आपका माइक म्यूट है। जी माफी चाहती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं यह वह, जैसे यह एक पेपर है और भी बहुत, वह एक पुस्तक है, ऐसे बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी संस्कृत में अगर बात करें तो स्त्रीलिंग में हम बोलेंगे यह के लिए ईशा और सा यानी दूर के लिए बोलेंगे सा। जैसे ईशा, पुस्तिका और भी बहुत सारी चीजें। स्त्रीलिंग में ईशा बोलेंगे यह के लिए और स्त्रीलिंग में दूर यानी वह के लिए बोलेंगे सा। उसी प्रकार पुल्लिंग में हम बोलेंगे एषः यानी यह और पुल्लिंग में दूर के लिए बोलेंगे सह यानी वह। और नपुंसक लिंग में यह के लिए बोलेंगे यानी पास के लिए बोलेंगे एतत् और नपुंसक लिंग में बोलेंगे तत्। अर्थात शब्दों में
यहाँ पे इकारांत है और इकारांत के जैसे मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताती हूँ। अब इनसे मैं वाक्य बताती हूँ। शब्दों के लिंग होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे हमने लिखा ईशा माला। दोस्त लिखने में समय लग जाएगा बहुत ज्यादा। जी, ईशा माला, तो माला आकारांत है। जैसे उसके अंत में देखिए आ की मात्रा है, तो ये हो गया आकारांत। वैसे ही यहाँ पे अगर दूर के लिए लिखना है तो हम लिख सकते हैं सा उमा। ये देखिए अब यहाँ पे लिख दिया सा उमा, यानी वह उमा है। तो अब यहाँ का एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे ईशा हम ले लेते हैं कृष्ण। ईशा कृष्ण। तो वैसे ही यहाँ पे अगर दूर के लिए लिखना है तो सह रामः। उसी प्रकार अगर हमने नपुंसक लिंग यानी जो चीजें होती हैं उनका अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं एतत् पत्रम। पत्रम इत्युक्ते यानी अर्थात पत्र। पत्रम। और अगर दूर के लिए लिखना है तो तत् हम ले सकते हैं कमलम या पुष्पम ले लेते हैं। तो जैसा कि अब आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगी अत्र तत्र सर्वत्र अर्थात अत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अत्र। अत्र मतलब यहाँ। यहाँ पे मैं अत्र लिख देती हूँ, आपको आसानी होगी। यहाँ अत्र तत्र, तत्र अर्थात वहां। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ वह था, वैसे यहाँ पे हो जाएगा तत्र। ये देखिए जैसे ये यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है तत्र यानी देखिए अब वहां। और अन्यत्र मतलब कहीं और ही है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तो अन्यत्र अर्थात कहीं और ही है। और अगर सर्वत्र बोले तो सर्वत्र अर्थात हर जगह है, सभी जगह। जैसे हम इसे वाक्य बना सकते हैं कि ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। और अगर अत्र से बात करें तो माता अत्र अस्ति। तत्र में अगर बात करें तो क्या हो सकता है तत्र पुरुषः अस्ति। और अन्यत्र बोले तो हमें पता ही नहीं कहाँ है, तो मेरा अन्यत्र अस्ति, हमें नहीं पता कि कहाँ है। एकत्र मतलब इकट्ठा करना, तो इसमें हम ले सकते हैं बालकाः, यानी जो बहुत सारे लड़के हैं बालकाः एकत्र भवन्ति। और अंत में होता है कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना वह कहाँ है, तो हम ये ले सकते हैं बालिका कुत्र अस्ति। अब अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए इसका रिवीजन करिएगा और आपका यानी इसका अभ्यास करते रहिएगा, यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद, नमस्ते, नमो नमः। जी दीदी, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। आपने हमें संस्कृत पढ़ाया। आपसे हमें बहुत ही अच्छे से प्रेरणा मिली। तो अब मैं अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन जागृति बुटौला कक्षा 9 ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। मास्टर गुरुबागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है।
धन्यवाद। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं जागृति बटोला कक्षा 9 की छात्रा आज की शिक्षण कार्यशाला में गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड से जुड़ी हूँ। आज की कार्यशाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की शिक्षण कार्यशाला में हम सभी को अपनी पाठ्य पुस्तक से एक प्रस्तुति देनी है, पर अपनी प्रस्तुति से पूर्व मैं आज के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार निजात जी को प्रणाम करती हूँ तथा उनका स्वागत करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि छोटे भाई कार्तिक पाठक का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के अध्यक्षता निभा रहे भाई दीपक मौर्य का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ तथा आज का संचालन कर रही बहन यशस्वी को बधाई देती हूँ तथा उनका स्वागत करती हूँ। आज की कार्यशाला में मेरे पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इससे पहले कि मैं अपना पाठ शुरू करूं, मैं आपको इसके लेखक का एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। तो जो उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक हैं, यह पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है, जिसके लेखक श्री श्याम चरण दुबे जी हैं, जिनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की थी। भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। इनका देहांत सन 1996 में हुआ। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ के शीर्षक का अर्थ जानकर उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो ये पाठ का जो शीर्षक है, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं या सेवाओं को अपने प्रयोग के लिए खरीदता है, वही उपभोक्ता कहलाता है। और अगर हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे तो हमें इसके शीर्षक के बारे में ज्यादा अच्छा जानने को मिलेगा। तो पाठ की शुरुआत कुछ ऐसे होती है जब लेखक कहते हैं कि उपभोग सुख नहीं है। उनके अनुसार नहीं, असल में जो मानसिक तथा शारीरिक रूप से अगर हमें आराम है तो वही सुख है। लेकिन आजकल केवल उपभोग के साधनों का अधिक से अधिक भोग करना सुख माना जाता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति ने हमारे दैनिक जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। वो कैसे? क्योंकि हम सुबह उठने से लेकर सोने तक हर वो चीज का उपयोग करना चाहते हैं जो विज्ञापनों में हमें दिखाई जाती है, चाहे फिर वो हमारे लिए जरूरी हो या ना हो। हमें विज्ञापनों में जो भी चीजें दिखाई जाती हैं, हमें बस वो चाहिए होती है, वरना हमें लगता है कि यदि हमारे पास वो चीज नहीं है तो हमारा समाज में मजाक बनेगा। जैसे कि देखा जा सकता है, हमारे जीने के लिए सिर्फ खाना पानी ही जरूरी होता है और उससे ज्यादा कुछ जरूरी होता है तो वो हमारा घर और वस्त्र और आदि उपयोग की चीजें। लेकिन खाना पानी में भी हमारे जो जरूरी होता है वो होता है 2 टाइम की रोटी और सब्जी और थोड़ा सा चावल। लेकिन आजकल खाने में कई तरह की वैरायटियां आ गई है, जैसे पिज्जा बर्गर, चाहे फिर वो हमारे लिए जरूरी हो या ना हो, हर कोई उसे लेना चाहता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों की भी कई चीजें, हम चाहे तो एक तेल लगा के भी अपना चेहरा संवार सकते हैं, लेकिन आजकल कई प्रकार की क्रीम पाउडर आ गए हैं जो कि अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे चलकर, हमें पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, अपना तन ढकने के लिए हमें वस्त्र की आवश्यकता होती है। लेकिन आज अगर हम बाजार में देखें तो कई प्रकार के वस्त्र आ गए हैं और उनकी महंगाई तो एकदम सर पर चढ़ी जा रही है। इसी प्रकार हम
महंगे से महंगे जूते पहनना चाहते हैं, परंतु जूते जो होते हैं वो सिर्फ हमारे पैरों के बचाव के लिए होता है। पर हम आजकल अलग-अलग प्रकार के जूते पहनना चाहते हैं। इसी प्रकार कई चीजें हैं जो कि हम विज्ञापनों में देखकर लेना चाहते हैं, लेकिन असल मायनों में जो विज्ञापनों में हमें दिखाया जाता है वो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं होता। इसी प्रकार उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम उपभोगों के गुलाम बनते जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं। इससे हमारी मर्यादा और नैतिकता समाप्त होती जा रही है। लेखक ने इस पाठ के अंत में कहा है कि गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति के दुष्प्रभाव को पहले ही समझ लिया था, इसलिए उन्होंने भारतीयों को अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर दृढ़ रहने के लिए कहा था। और लेकिन हम लोग अभी इस बात को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। हम आजकल देख रहे हैं कि बाजार में बहुत सारी चीजें आ रही हैं विज्ञापनों में और हम सभी भी लेना चाहते हैं। तो हमें देखना चाहिए, अभी भी हमारे पास समय है। हम चाहे तो सिर्फ वो चीजें लेकर जो हमारे लिए जरूरी है, सिर्फ वो चीजें लेकर अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं। और ऐसा थोड़ी ना है कि हम जो विज्ञापनों में देखते हैं यदि हम उन्हें ना ले तो हम जीवित ना रह पाएंगे। हमें सिर्फ उन चीजों को लेना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी हो। उससे हमारे पैसों की बचत भी होगी। आगे चलकर हम अपने जीवन में आगे चलकर और भी कई सारी चीजें ले सकते हैं। और इसी प्रकार पूरे पाठ में लेखक ने यह पाठ का एक छोटा सा सार था। इसी को लेखक ने पाठ में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है और इसमें उन्होंने इसके उदाहरण भी दिए हैं। तो अब यह पाठ के अंत में मैं इसके कुछ कठिन शब्द बताना चाहती हूँ। इसका पहला कठिन शब्द जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उपभोक्ता। मैं दोबारा बता देती हूँ। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं या सेवाओं को अपने प्रयोग के लिए खरीदता है। और विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। अगर हम कहें तो विज्ञापन का अर्थ होता है एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रचार प्रसार। और मर्यादा यानी सीमा या हद। धन्यवाद। जी, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। आपने हमें उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में बताया। आपके द्वारा हमें बहुत ही जानकारी मिली। तो अब रही चाहना बाकी कुछ भी, जब से पाया या उपहार, रही ना बाकी कुछ भी, जब से पाया या उपहार, जग उपवन सुरभित हो जाए, पाकर पावन अनुपम प्यार। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी को आमंत्रित करती हूँ। जी सर, क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले प्रिय यशस्वी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की इस 594वीं अर्थात 600वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजकुमार जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रहे प्रिय दीपक और कार्यक्रमों का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय यशस्वी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथि गण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण एवं प्रिय बच्चों। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है।
कोरोना काल में शुरू हुई ये कार्यशालाएं अभिभावकों, शिक्षकों व बच्चों के विश्वास पर, उनके समर्थन पर अनवरत है 600वें पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रही हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती चली जा रही है और बच्चों का व्यक्तित्व सुस्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कार्यशाला में भाग लेने से पहले उनकी पर्सनालिटी कैसी थी और अब कैसी है। निश्चित रूप से बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का महत्व बताने वाली ये कार्यशाला और बहुआयामी कार्यशाला, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और चुटकुले, पहेली, निबंध, बाल कवि सम्मेलन, बहुत सारी विधाएं की जानकारी इस कार्यशाला में होती है। आज बच्चों द्वारा 2 पाठों का सार समझाया गया या ये कहें शिक्षण किया गया। निश्चित रूप से दोनों ही काफी अच्छे थे। इसके अतिरिक्त ये कार्यशालाएं न केवल बच्चे अपितु अभिभावकों के लिए भी, साहित्यकारों के लिए भी बहुत उपादेय सिद्ध हो रही हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा और निश्चित रूप से पढ़ाई के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप को भी किया जाना जरूरी है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे गुरुजनों, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए निरंतर व सतत अभ्यास में लीन रहते हैं, निश्चित रूप से उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे इस समय को लापरवाही से गुजारते हैं, निश्चित रूप से उनके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो अच्छे पद की लालसा की बजाय अच्छा इंसान बनने की लालसा व्यक्ति में होनी चाहिए। जो बच्चा अच्छा व्यक्ति बन गया, निश्चित रूप से और बच्चों को शुभाशीष देते हुए प्रिय यशस्वी को बेहतरीन संचालन की पुनः बधाई देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद, आभार सर आपका। आपके आशीर्वचनों से हमें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सर आपका आभार। तो इसी समय मैं अपने अगले साथी को आमंत्रित करती हूँ। वो मेरी बड़ी बहन जानवी बिस्ट, कक्षा 6, देहरादून से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। जी धन्यवाद। आज की बाल प्रहरी की कार्यशाला में प्रस्तुत मेरे छोटे व बड़े भाई बहन एवं आपके सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। मैं जानवी बिष्ट, कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं देहरादून की निवासी हूँ एवं सेंट जोसेफ अकेडमी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं अपनी प्रस्तुति की ओर बढ़ना चाहूंगी। तो आज की जो कार्यशाला है, शिक्षण कार्यशाला, उसमें हमें अपने प्रिय पाठ समझाने हैं या प्रिय पाठों के बारे में बताना है। तो आज का मेरा जो प्रिय पाठ है वो मेरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ओस के मोती से लिया गया है।
और उसका शीर्षक है सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो यह कहानी एक छोटे से बच्चे के बारे में है। उस बच्चे का नाम है सुंदरलाल। वे भी कक्षा 6ठी का ही छात्र था और उसे पेड़ों से बहुत लगाव था। वह जंगल में जाता, पेड़ों के छोटे छोटे बीज उठा के लाता और फिर उन्हें पेड़ और पौधों में बनाता। उनका वह बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। और ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ पेड़ पौधों से ही लगाव रखता था और अपना पूरा समय पेड़ पौधों में रहता था। वह पढ़ाई में भी बहुत अव्वल अंक लाते थे। वह हमेशा अपनी कक्षा में आते थे और सारे अध्यापक उनसे हमेशा प्रसन्न रहते थे। तो उनका यह सोचना था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे हमारे माता पिता की तरह होते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड़ पौधे भी हमारे माता पिता की तरह ही हमारे लिए सब कुछ सहन करते हैं। वे जाड़ा सहन करते हैं, धूल सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं और कभी कभार तो उन्हें पानी भी नहीं मिलता है। तो वह इतना कुछ सहन करते हैं और कभी भी वह बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। जैसे वो हमें दवाइयाँ बनाने के लिए सामग्री देते हैं, जैसे तुलसी, और वह हमें फल फूल देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण वे हमें खाना खाने के लिए फल फूल सब्जियां आदि देते हैं और बदले में वे कुछ नहीं मांगते। सुंदरलाल जी का यह भी सोचना था कि जब भी वो किसी को कोई भी पेड़ काटते हुए देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके परिवार को दुख पहुंचा रहा है। उनको बहुत बुरा लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके शरीर का कोई अंग काट रहा हो। तो जब सुंदरलाल जी बड़े हुए तो वह एक दिन बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहे थे बस से। तो जब वह जा रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। तो उनने बस को रोका और वे चले गए। उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, पेड़ों को मत काटो, तुम्हारा ही इसमें नुकसान होने वाला है और तुम ही अपने नुकसान की ओर जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर उन लोगों ने कहा कि हम तो ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हमारी कंपनी है जिसमें हम कार्य करते हैं, हमारा रोजगार उस कंपनी में है और उस कंपनी ने पेड़ काटने का ठेका ले रखा है और उस कंपनी को पेड़ काट कर फिर वहां पे इमारतें बनानी है और इसे एक शहर बनाना है। तो अब वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि यह कंपनी का कार्य ही यही है। तो उनको उस दिन बहुत आत्मग्लानि हुई कि क्यों वो नहीं रोक पाए उन लोगों को आज। फिर उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा विचार किया उस दिन कि हम पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, चिपकू मूवमेंट में उनका बहुत ज्यादा योगदान था और उन्होंने अपने गांव के लोगों को चिपकू मूवमेंट के बारे में बताया कि जब भी कोई पेड़ काटता है तो आप पेड़ से चिपक जाओ, पेड़ को गले लगा लो ताकि कोई भी पेड़ काट ही ना सके। और यह बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा ये। और फिर सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ऐसे बहुत आंदोलन बनाए हैं जैसे तरुरक्षण और वृक्षारोपण। लेकिन क्या आपने ये नहीं सोचा कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? वो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को वो रोक ही क्यों रहे हैं? उनको क्या होगा उससे अगर वो रोकेंगे तो उन्होंने सोचा इसके बारे में। तो उनको ज्ञात हुआ कि जब पेड़ कटेंगे तो संतुलन बिगड़ेगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर बारिश नहीं होगी तो बहुत सूखी सी स्थिति हो जाएगी, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉट डेजर्ट की स्थिति हो जाएगी। और अगर हॉट डेजर्ट की स्थिति हो जाएगी तो फिर हमें पेड़ पौधे ही नहीं मिलेंगे और हमें फिर दूसरे देशों से सामग्रियां लेनी पड़ेंगी और फिर इतना सारा धन कहाँ से आएगा इतने सारे लोगों के लिए। तो अंत में तो आपका ही दुर्लाभ हो रहा है, आपको ही तो परेशानियां होगी। तो इसलिए उन्होंने लोगों को इतने अच्छी बात सिखाई है और उनको ऐसे कार्यों के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे जमनालाल बजाज अवार्ड, यह उन्हें चिपकू मूवमेंट के लिए मिला था, और राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो मैं भी आज
सुंदरलाल बहुगुणा जी से बहुत प्रभावित हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी उनसे बहुत प्रभावित होंगे। और हाँ, चिपकू मूवमेंट, तरुरक्षण और वृक्षारोपण के बारे में जरूर जानिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आशा करती हूँ आप लोग को मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। प्रणाम। जी दीदी, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। आपने हमें चिपको पेंट के बारे में भी बताया। हाँ, तो अब मैं अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, मेरी बड़ी बहन हर्मिका वर्मा, कक्षा 6 अल्मोड़ा से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। तो आज की कार्यशाला बाल प्रहरी का 593वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, शिक्षण कार्यशाला। तो मैं भी आज आप सभी को एक पाठ पढ़ाऊंगी जो कि है सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है व्याकरण, नहीं, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है व्याकरण उपवन और हमारा पाठ लेसन नंबर 12 है सर्वनाम। और लेखक के हमारे जो लेखक हैं उनका नाम है विकास सिंघल। और मुझे एक पाठ क्यों पसंद है, तो वैसे तो मुझे ये पाठ इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे व्याकरण पढ़ाना भी आता है और मुझे मेरा व्याकरण जो है वो प्रिय पाठ भी है। तो अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं और कठिन शब्द मैं आप सभी को आखिर में बताऊंगी। तो इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के भेद हम पढ़ेंगे इसमें। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और जो सर्वनाम के पुरुष हैं वो पढ़ेंगे और सर्वनाम के आखिर में रूपांतर भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं सर्वनाम की तरफ कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग सभी नामों, संज्ञाओं के स्थान पर किया जा सकता है। अब सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ मतलब जैसे एक उदाहरण दूं तो संसार में प्राणियों और वस्तुओं के अपने अपने नाम होते हैं। उन्हें हम उन्हें उनके नामों से ही जानते पहचानते हैं, लेकिन कई बार नाम के दोहराव से अटपटा सा लगता है। तब हम नाम के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो वे भेद कुछ इस प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हैं सर्वनाम के 6 भेद। अब हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वक्ता और श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका उदाहरण दूं तो जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसमें पुरुषवाचक है मैं। और अब दूसरा उदाहरण, वह इसी मकान में रहता है, इसका पुरुषवाचक सर्वनाम है वह। अब हम इनके पुरुष पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण जैसे मैं दूं, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इसमें मैं
उत्तम पुरुष है। वो जो वक्ता अपने बारे में बोल रहा है, वो बता रहा है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो वो अपने बारे में, अगर कोई भी वक्ता अपने बारे में अगर बताता है तो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे अगर मैं दूं तो अब मुझे जानने दो, मैं अब जो है इसमें उत्तम पुरुष है, क्योंकि अब जो हमारा वक्ता है वो बता रहा है कि अब मुझे मतलब वो अपनी बात कर रहा है, तो इसमें उत्तम पुरुष। इनके कुछ उदाहरण जैसे कि मैं, मुझे, हम, हमें उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष के बारे में। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ तो जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो उसमें अगर मैं अपने बारे में अभी बोल रही हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ, तो उत्तम पुरुष। श्रोता, अगर आप सुन रहे हैं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इसमें मैं मध्यम पुरुष का उपयोग कर रही हूँ। अब जैसे कि मैंने बता दिया है, जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी कि श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तुम गलत काम क्यों करते हो? तुम मध्यम पुरुष है, वो तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम क्यों करते हो। अब है तुमसे यह बात किसने कही? इस वाक्य में तुमसे मध्यम पुरुष है। अब इन वाक्यों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तुम, आप, तुमसे, तुम्हें, ये सभी मध्यम पुरुष हैं। अब हम पढ़ेंगे अन्य पुरुष के बारे में। अन्य पुरुष क्या होता है? जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अन्य व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराता है, उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। वह एक अच्छा लड़का है, वह इनमें अन्य पुरुष है। अब उन्हें कुछ मत कहो। उन्हें, वो ना ही श्रोता की बात कर रहा है ना ही वक्ता की बात कर रहा है। अब उन्हें, वो किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा है। तो उन्हें कुछ मत कहो अन्य पुरुष का उदाहरण है। अन्य पुरुष के कुछ उदाहरण इस प्रकार भी हैं। वह, वे, उनको, उन्हें, अन्य पुरुष के उदाहरण ये हैं। अब है हमारा दूसरा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर स्थिति निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वह सुरेश खेल रहा है, वह सुरेश, वह इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे हमारे स्कूल के ही छात्र हैं, तो वो वे हमारे स्कूल के ही छात्र हैं, इसमें वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। यह, ये, वह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो जैसे कि अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जो अनिश्चित शब्द अनिश्चित वस्तु का बोध मतलब बताता है कि ये अनिश्चित है, इनका जो बोध कराता है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा में कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या करना होगा वो उसे नहीं पता है, तो कुछ करना होगा, तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे यह काम किसी ने तो किया होगा। किसी ने तो किया होगा है किसी ने तो किया होगा, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कोई, कुछ, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मुझे कौन पुकार रहा है, कौन इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह कुर्सी किसने तोड़ी है, किसने,
प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में कौन, किसने, क्या, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल आया था। तो ये कुछ उदाहरण है। रमेश ही वह आदमी है जिसने तुम्हारी मदद की थी। तो इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है संबंधवाचक के, जो, जिसने, जिन्हें। अब है हमारा आखिरी सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं उससे बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा। ये निजवाचक सर्वनाम है और इसमें स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। वह अपना काम खुद कर लेगा, खुद इसमें निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में स्वयं, खुद, अपने आप मतलब स्वयं, खुद, अपने आप, ये सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। तो अब हम कुछ पढ़ेंगे सर्वनाम के रूपांतर। सर्वनाम के रूपांतर जैसे कि कारक। तो कारक में कर्ता और एक वचन, बहुवचन ऐसे होते हैं। तो अभी मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष जैसे मैं, तो कर्ता मैं, मैंने, इसका बहुवचन होगा हम, हमने। और पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष तू, कर्ता इसमें कर्म की बात कर लेते हैं, तुझे, तुम, तुझको। ये अब बहुवचन तुम्हें, तुमको। पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष आप, करण आपसे, आपके द्वारा। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में। तो ऐसे ही कुछ और भी हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष की अगर हम बात करें तो अपादान, उससे, और इसका बहुवचन होगा उन्हें, उनसे। तो निजवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम यह, कर्ता की बात करें तो यह, इसने, इनका बहुवचन होगा ये, इन्हें। निश्चयवाचक सर्वनाम वह। आदकरण की बात करें उसमें, उस पर, इसका बहुवचन होगा उनमें, उन पर। तो ये कुछ उदाहरण हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में अगर हम कोई की बात करें, संबंध, किसी का, किसी की, किसी के। तो इसमें बहुवचन कुछ इस प्रकार है, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। प्रश्नवाचक की अगर हम बात करें अपादान में, तो इसका एक वचन है किससे और बहुवचन है किन से। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें संप्रदान में, तो इनमें है जिसे, जिसको, जिसके लिए। इनका बहुवचन है जिन्हें, जिनको, जिनके लिए। तो बच्चों ये कुछ हमारे आज के हमारा आज हमने पढ़ा सर्वनाम। अब मैं आप सभी से कुछ प्रश्न तो अब मैं आप सभी को इस पाठ के कुछ कठिन शब्द बताऊंगी। वक्ता मतलब बोलने वाला। जैसे कि मैंने पाठ पढ़ाया तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो श्रोता, श्रोता मतलब मैंने जैसे कि ये पाठ पढ़ाया और आप सुन रहे हो तो आप श्रोता हो। अटपटा, अटपटा मतलब जैसे जो हमें कोई समझ में ना आए, थोड़ा मतलब हमें समझ में ना आए, या फिर अब है पदार्थ, पदार्थ मतलब कोई चीज। तो अब मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा, और कल मैं इस पाठ का टेस्ट भी लूंगी। और आप सभी को सर्वनाम के 6 जो भेद हैं वो याद करके लाने हैं। और जो पुरुष बताए थे मैंने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इन तीनों को पढ़ के लाना है और याद भी करके लाना है। और सभी की परिभाषाएं भी आपको याद करनी है। और कल मैं आप सभी का टेस्ट लूंगी। धन्यवाद जी दीदी, आपकी बहुत ही अच्छी उपस्थिति रही। आपने हमें सर्वनाम के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने हमें सर्वनाम के भेद भी बताए। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मेरी बड़ी बहन नताशा चंद्र दीदी नानकबत्ता से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं?
नताशा दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे किसी कारणवश हमसे हमारे बीच जुड़ नहीं पाई। तो अब मैं अपने अगले साथी मेरे बड़े भैया नितिन पाठक, कक्षा 11, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? नितिन भैया, जी क्या बहन। आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम नितिन पाठक है। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट श्री महाकाली राजकीय इंटर कॉलेज गंगोली हाट पिथौरागढ़ है। मैं आपको आज बताना चाहूंगा मेरे प्रिय पाठ। जो मेरा प्रिय पाठ है वह है विदाई संभाषण। जो विदाई संभाषण के जो लेखक हैं वह है श्री बाल मुकुंद गुप्त जी। यह उनकी एक चर्चित व्यंग्य कहानी है। यह पाठ एक भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कर्जन के बारे में यहाँ पे लेखक बताते हैं कि उनका कैसे उन्होंने व्यंग्य किया है। वो कहते हैं कि हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की और कर्जन जो थे भारत के पहले वायसराय भी थे और उसी कारण से जो है भारत बंगाल विभाजन के जो जिसका भी परिणाम इसी कारण से रहा था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कर्जन यहाँ के शिक्षित लोगों को भरे आंखें देख नहीं पाते थे। यहाँ पर लेखक जब व्यंग्य करते हैं तब वो कहते हैं कि कर्जन से यह उम्मीद तक नहीं की जा सकती कि वे जाते जाते अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हों। और यहाँ पर अंत में लेखक कहते हैं कि देश अपने प्राचीन गौरव को वापस प्राप्त कर सके। उनका कहना है कि इतनी उदारता लॉर्ड कर्जन में कभी नहीं आ सकती। और यह उन्होंने जब इनका व्यंग्य किया तो शिव शंभू के दो बैलें थी उनकी। एक बैल जो थी कमजोर थी और दूसरी जो बैल थी वह ताकतवर थी। और जब कमजोर वाली बैल बेच दी जाती है शिव शंभू के द्वारा तो वह तो मारने वाली बैल उदास हो जाती है। इसी के आधार पर विदाई संभाषण इस कहानी का नाम रखा गया है। धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। आपसे हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले प्रतिभागी, जी माफ करिए, मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ है सबको उपलब्ध हुई सारी फिजा बदल गया प्रतलब। तो इसी पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करती हूँ। जी सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा अच्छा मन संचालन आप कर रही हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ और बड़ा प्रसन्न हूँ कि एक छोटी बच्ची इतनी सफलता से पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा। तो ये हमारे बच्चों की उपलब्धि है, हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की उपलब्धि है कि हमारे जो होनहार बच्चे हैं वो हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। आज के इस शिक्षण कार्यशाला के संयोजक बाल साहित्य संस्थान के अध्यक्ष श्री उदय करोला जी, कार्यक्रम अध्यक्ष दीपक मौर्य जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्री श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, डॉक्टर आकाश सारस्वत जी, डॉक्टर अशोक जी,
और सभी उपस्थित बच्चे और श्रोतागण, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आज का ये कार्यक्रम शिक्षण कार्यशाला के रूप में आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं और खासकर उनके पाठ के बारे में, उनके लेसन के बारे में, जो स्कूल में उनको पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया और सिखाया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये सभी के लिए उपयोगी है। तो इस आयोजन को मैं साधुवाद कहना चाहूंगा। और आज जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ सबसे पहले पूजा पांडे ने एक अच्छी लघु कथा हमें सुनाई जो बड़ी संदेशप्रद थी। कुमारी मंत्रिका शर्मा ने संस्कृत में हमें कुछ पाठ पढ़ाया, शिक्षण कार्यशाला के संबंध में उन्होंने जानकारी दी, तो बड़ी उपयोगी जानकारी थी, उनको बधाई। जागृति फुटेला ने जीवनी के रूप में जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है उसको बड़े विस्तार से और बड़े सूझबूझ ढंग से बताया और सभी को यह बात समझ में आई। और ये एक बड़ा प्रश्न है साम्यवाद का, जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, ये वहां से आया है, साम्यवाद की तरफ, साम्यवाद की ओर से। और ये बहुत पुरातन, जब से साम्यवाद है तब से ये बात चली आ रही है। तो आपका बहुत अच्छा आलेख था ये। जानवी बिष्ट को मैं बधाई देना चाहूंगा। पेड़ संरक्षण के लिए उन्होंने जो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जो चिपको आंदोलन चलाया था, पेड़ बचाओ आंदोलन चलाया था, उसके बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला जानवी ने, तो मेरा साधुवाद उसको। हर्मिका वर्मा, अभी उन्होंने व्याकरण उपवन के बारे में सर्वनाम के भेद बताए, 6 भेद बताए, उसकी विस्तार से उन्होंने चर्चा की। तो बच्चों के लिए यह पाठ बड़ा ही उपयोगी है, यह मुझे अच्छा लगा। नितिन पाठक अभी बोल के गए हैं, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में उन्होंने बताया। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक बहुत पत्रकार थे, जो बड़े निर्भीक पत्रकार हमारे इतिहास में जाने गए हैं। और उन्होंने अंग्रेजों को इतनी स्पष्ट तौर पे वो कह देते थे, उनके पत्रकारिता में हास्य का पुट होता था और वे अंग्रेजों को अपनी बात भी कह देते थे और निर्भीक रूप से कह देते थे, और अंग्रेज उनका बुरा भी नहीं मानते थे, क्योंकि वो व्यंग्य, एक अच्छे व्यंग्यकार थे, व्यंग्य के रूप में उन्होंने वो अपनी बात कह देते थे। उनका पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में था, पूरा परिवार, उनकी पत्नी भी स्वतंत्रता आंदोलन में थी। और एक बात मैं बड़ा विनम्र भाव के साथ बताना चाहूंगा कि मुझे हरियाणा साहित्य अकादमी ने उन्हीं के स्मृति में, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की स्मृति में सन 2018 का हरियाणा साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान दिया था। तो मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ और उनके बारे में यहाँ जब मंच पर बताया गया तो मुझे अच्छा लगा। अब एक अच्छा अवसर है, अभी हम गणतंत्र दिवस मनाकर फारिग हुए हैं। हम सब ने गणतंत्र दिवस मनाया, अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। तो क्यों मनाया? क्योंकि हमें एक ऐसा संविधान मिला जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निर्देशन में जो लेखन समिति बनाई गई थी, उनकी निर्देशन में वो संविधान तैयार हुआ और वो 26 जनवरी 1950 को वो लागू किया गया। तो एक किस्म से हम जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो एक किस्म से हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो मैं उसके बारे में अगर आप एक कविता मैं आपसे साझी करना चाहूंगा सभी से। हाँ जी, सुनिएगा कि हिंदुस्तान की जय जय बोले, संविधान की जय जय बोले, हिंदुस्तान की जय जय बोले, संविधान की जय जय बोले, और देश हमारा सबसे आगे,
इसकी शान की जय जय बोले। मुस्तकिन आगे हैं, स्वागत है आपका। देश हमारा सबसे आगे, इसकी शान की जय जय बोले। और विश्व हमें सिर मोर बताए, भारत में विश्वास जगाए। आसमान से ऊंचे हैं हम, कोई न हमसे टकराए। और देश महान की जय जय बोले, देश महान की जय जय बोले। हिंदुस्तान की जय जय बोले। राष्ट्र का हम सम्मान करें तो सारे भारतवासियों का सम्मान हो जाता है। और दूसरा और अंतिम पैरा देखें कि आत्मनिर्भर अब है भारत। डिफेंस के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में और बहुत सारे प्रोडक्शन के क्षेत्र में आज हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। और कई बातों में वो आत्मनिर्भर हो चुका है कि आत्मनिर्भर अब है भारत, सबसे ऊपर अब है भारत। जग में यश गौरव है इसका, जग में यश गौरव है इसका। शक्तिमान शिखर है भारत, कुल जहान की जय जय बोले। कुल जहान की जय जय बोले, हिंदुस्तान की जय जय बोले। संविधान की जय जय बोले। बसंत पंचमी का अवसर भी है, तो मैं आप सबको बसंत पंचमी के इस पुनीत अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहूंगा। और यह जो बसंत पंचमी है, ये 26 जनवरी के तुरंत बाद या उसके आसपास हर साल हम मनाते हैं। और यह हमारे देश का एक सबसे बड़ा प्राकृतिक उत्सव है जो हम मनाते हैं, सामूहिक रूप से मनाते हैं। इस दिन जो सर्दियां हैं वो अपना परिवर्तित रूप ले लेती हैं। ठंड जो जा रही होती है और एक नया मौसम करवट ले रहा होता है। तो आप सबको बहुत बधाई, आपने मुझे इस अवसर पर याद किया और मुझे एक मुख्य अतिथि के तौर पे सम्मान दिया। मैं तो बच्चों के सामने आशीर्वाद देने के लिए उनको आया हूँ, कोई बात कहने के लिए नहीं आया। और आज का ये जो शिक्षण कार्यशाला है, ये ऐतिहासिक है, कई मायनों में ऐतिहासिक है। और इसका महत्व बच्चे समझते हैं। और जिन ने यहाँ उपस्थित होकर आज की कार्यशाला को किसी भी तरह से यहाँ अटेंड किया है, देखा है, सुना है या प्रतिभागी के रूप में वो आए हैं, सभी महत्वपूर्ण है। सभी को मेरा साधुवाद, सभी को मेरा आशीष, सभी को मेरी शुभकामनाएं। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। जी धन्यवाद आप सर, आपका आभार। आपकी बातों से हमें बहुत ही ज्यादा जानकारी मिली और आपकी कविता बहुत ही अच्छी रही। सर आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो इसी क्रम में मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया आदित्य अग्रवाल, कक्षा 8, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? मैं हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। मेरा नाम आदित्य अग्रवाल, कक्षा 8 का विद्यार्थी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं अपने पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु की एक कविता चाहता हूँ को मैं प्रस्तुत करूँगा। इस कविता को रामावतार त्यागी द्वारा लिखा गया है और इसे वीर रस की शैली में लिखा गया है। इस कविता में कवि बोलते हैं कि हे भारत माता, मैं आपकी रक्षा के लिए मैं अपना तन मन
सब कुछ अर्पित करता हूँ। मुझे तलवार और ढाल दे दीजिए और मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। वे अपनी कविता में कहते हैं कि मैं इस तिरंगे को बड़ी शान से लहराते देखना चाहता हूँ। वो अपनी कविता में विभिन्न ऐसे वस्तुओं के बारे में कहते हैं जिनका वे भारत माता के कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपना रक्त, आयु, क्षण सब कुछ अर्पित करना चाहते हैं। वे अपने मोह, बंधन तथा घर द्वार आंगन को क्षमा देते हैं कि मुझे क्षमा करिए। इस वक्त देश सेवा के आगे ये सब कुछ मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात मुझे भी पसंद है क्योंकि ये पाठ हमें देशभक्ति की ओर प्रेरित करता है। यह हमें बताता है कि जिस तिरंगाधारी भारत माता ने हजारों सालों से हमारा पालन पोषण किया है और अंग्रेजों के वक्त 200 साल का उन्होंने सजा सहा है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए असहनीय है। हमें उस भारत देश की रक्षा और उसकी सेवा करनी चाहिए। और ये पाठ ये संदेश देता है कि जो लोग अपने ही माँ को, अपनी मातृभूमि देश को भूल चुके हैं, उनका जीवन अंधकार में हो जाता है, क्योंकि जो अपने ही मातृभूमि के लिए समर्पित नहीं है, उनका इस संसार में कोई मूल्य नहीं है। तो इस पाठ से ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो, हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए और इसकी रक्षा के लिए हमें अपना प्राण भी अर्पित कर देने चाहिए। और जैसा कि कविता में कहा है, हम जितना उनके लिए समर्पण करेंगे, हम अपनी उतनी प्रतिष्ठा बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए भारत माता की सेवा करनी चाहिए, अपने देश पर भरोसा रखना चाहिए तथा अपने देश का विश्व भर में गुणगान करना चाहिए। इसी के साथ श्री तिरंगाधारिणी भारत माता को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। आपने हमें भारत के बारे में बताया। तो इसी ही क्रम में मैं अपने अगले साथी मेरी बड़ी बहन ओजस्वी कक्षा 5 गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? लगता है वे किसी कारणवश हमारे बीच जुड़ नहीं पाई। तो अब मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। जी सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई प्रिय शस्त्री जी। और आप कक्षा 3 के छात्रा हैं, इतना सुंदर संचालन किया और संचालन का आपका तीसरा अवसर है। कक्षा 3 के बहुत कम बच्चे संचालन कर पाते हैं और आप इतनी कुशलता से संचालन कर रही हैं कि उसे सुन करके, देख करके मन मुग्ध हो जाता है। मैं आपके आत्मविश्वास की सराहना करता हूं और आपको सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते। और सारे प्रतिभागी, आज 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था, सबको मैं हार्दिक बधाई देता। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शशि जी आगे मंच पर आए और अपनी शिक्षण कार्यशाला, अपना पाठ पढ़ाएं। जी सर, आपका आभार। तो जैसे कि मैंने अपना परिचय पहले ही दे चुका है, तो मैं अब अपनी प्रस्तुति देती हूँ।
मानव, आज मैं आप सभी को पेड़ हमारे मित्र पढ़ाने जा रही हूँ कि पेड़ की कितनी आवश्यकता है हमें। तो अब मैं अपने पढ़ाने चलती हूँ। तो मानव का अस्तित्व ही पेड़ों पर टिका है। जो मानव है, हम इंसान हैं, वो ही पेड़ की वजह से ही इस पृथ्वी पर है। तो पेड़ अगर ना होते तो ऑक्सीजन ना होता तो हम ना होते। पेड़ के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे कि अभी मैंने बताया आप सभी को कि पेड़ नहीं तो ऑक्सीजन नहीं तो हम नहीं। तो अगर पेड़ इस पृथ्वी पर ना होते तो जीवन ना होता। और पेड़ मानव की सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। जो पेड़ होते हैं वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। वो हमें फल सब्जियां देते हैं जिससे हम अपनी भूख भरते हैं, और वो हमारी कई आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इसलिए इन्हें काटने की जगह हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जो पेड़ होते हैं हमें उन्हें कभी नहीं काटना चाहिए, उन्हें हमें अधिक से अधिक लगाना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर पेड़ नहीं होंगे तो फिर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। और अगर पेड़ आप काटेंगे तो वो पेड़ की मात्राएं कम होंगी, और हम अधिक से अधिक लगाएंगे तो जो है हमें अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा। हाँ, तो हम इस धरती पे अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी धरती पर जीवन दे सके। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो वो जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें भी हम जीवन हमें देगी पृथ्वी। तो चारों तरफ हरियाली रहने से वातावरण काफी शांत और स्वच्छ रहता है। जो हमारे आसपास का वातावरण है वो अगर शांत रहेगा, हरियाली अगर वहां पे रहेगी तो वो काफी शांत रहेगा और वो काफी स्वच्छ रहेगा। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ नहीं रहता है। अगर हमारा वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमें कई बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें एक पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए, हरियाली जिससे हो। तो जहां हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे वहां हमें गर्मियों में ठंडी हवा वे प्रदान करेंगे। हम जहां भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, कहीं भी हमको हमेशा हर जगह ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे वे हमें गर्मियों में ठंडी हवा प्रदान करेंगे और वे हमें जो हमारा तनाव होगा वो मुक्त होगा। पेड़ से हम कच्चे माल के रूप में रबड़, गोंद इत्यादि प्राप्त करते हैं। और जो पेड़ होते हैं उनसे हम रबड़, गोंद और इत्यादि प्राप्त करते हैं। और हम उनसे जो हम गर्मियों में कपड़े पहनते हैं, जो कॉटन होता है, वो भी हमें पेड़ से ही प्राप्त होता है। अगर वो ना होता तो हमें जो है गर्मियों में हम सूती कपड़े ना पहन पाते, और अगर शीप होती है, जो बाल होते हैं, उसी से ये ठंडी के कपड़े बनते हैं। और अगर ठंडी के कपड़े ना होते और शीप ना होती, भेड़िए ना होती और ये पेड़ ना होता कॉटन का, तो हमें ठंडी जो भी हमारा मौसम चल रहा होता उसमें हम जो है सही से ना रह पाते। और हमें पेड़ से, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो है पेड़ से हमें फल और सब्जियां मिलती हैं जिनसे हम अपने पेट भरते हैं। और पेड़ों से तरह तरह की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। जो जड़ी बूटियां होती हैं जो पेड़ से ही हमें प्राप्त होती। अगर जड़ी बूटियां नहीं होती तो अगर हम बीमार होंगे तो हम क्या खाएंगे? जो दवाई बनती है वो भी जड़ी बूटियों से ही बनती है।
अगर ये ना होता, पेड़ ना होता, तो जो जड़ी बूटियां होती और दवाएं होती वो ना बन पाती। और पेड़ों की सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जो पेड़ होते हैं हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको पेड़ की रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। 1974 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन पर शुरुआत हुई थी सन 1974 में। इसका भी मकसद पेड़ों की रक्षा करना था। ये जो और चिपको आंदोलन था, इसका एक मकसद था, वो मकसद भी जो है पेड़ों की रक्षा करने का था। इसलिए आज हमें सख्त जरूरत है कि हम पेड़ों की महत्ता को समझे कि पेड़ हमारे कितने बड़े मित्र हैं, वह हमारे कितने काम आते हैं। इनकी देखभाल करना आज इंसान का प्रथम कर्तव्य बनता है। हमें चाहिए कि हम पेड़ों की कटाई को रोकें और ज्यादा से ज्यादा नए पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। सरकार ने भी पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। इसके लिए कई नियम और कानून लागू किए हैं। हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को पेड़ों के प्रति जागरूक किया जाता है। तो अगर आप सभी को समझ में ना आया हो तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आप सभी का होमवर्क है कि आप सभी को पेड़ हमारे मित्र पर निबंध लिखना है और उसको अच्छे से समझना है और हमें कभी पेड़ नहीं काटना है। तो धन्यवाद। अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। उदय किरोला जी बैठे हैं क्या? चले गए हैं? कुमारी ओजस्वी उदय किरोला जी बैठे हैं? बहुत सुंदर प्रस्तुति। हाँ होंगे, अभी दिख नहीं रहे हैं। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रिय ओजस्वी, और पेड़ों के महत्व के बारे में आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। आपके यहाँ जो पाठ्य पुस्तक में पाठ है, पेड़ हमारे मित्र हैं, सचमुच पेड़ हमारे मित्र हैं, और ये बात जिस ढंग से आपने समझाई वो सबकी समझ में आ गई। तो आपके पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी थी। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और ये भी बताया कि वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक सरकारें मनाती हैं, लोग मनाते हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा तो इस चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया उत्तराखंड में, और जिससे वो अमर हुए। तो पेड़ों का महत्व ही ऐसा है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं देता हूँ, एक बार आपके कुशल संचालन के लिए और दूसरा सुंदर प्रस्तुत के लिए। एक मैं चाहूंगा 10 मैं बच्चों को अपनी बाल पुस्तकें हैं वो भेंट करना चाहूंगा, अगर मुझे उनके पते मिल जाए। अभी बाद में बात करेंगे सर, आपसे बाद में बात करेंगे। सर जी को बोलने दीजिएगा। जी आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक। तो आज 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था, और 1-2 प्रतिभागी नेट की बाधा की वजह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो जुड़े इतनी अच्छी तैयारी की थी कि मन प्रसन्न हो गया। सर्वनाम के बारे में बताया, और संस्कृत भाषा में लिंग के बारे में बताया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और अत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र कुत्र आदि शब्द ले आए और उनकी बड़ी सुंदर व्याख्या की। तो सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए।
और मैं यही कहूंगा कि हर बच्चे की प्रस्तुति एक से बढ़कर एक थी। जितनी अधिक तारीफ की जाए कम है। और बच्चों का ये जो शिक्षण कार्यशाला है ये पहली नहीं है, पहले भी हो गई हैं, हुई है कार्यशालाएं इस विषय पर। मगर आज जो मैं कार्यशाला का स्तर देख रहा हूं वो पिछली कार्यशालाओं से बहुत बहुत आगे है। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्ष श्री दीपक मौर्य जी हैं, जो छात्र के विद्यार्थी हैं खटीमा से, और उन्हें मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी उनको अपनी प्रस्तुति देनी है, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के हमारे विशेष अतिथि हैं श्री कार्तिक पाठक, कक्षा 6 सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा से। आपने अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य दिया और सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी कवयित्री की उस कविता को आपने समझाया। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने विरुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवान, ये पाठ्य पुस्तक में। और मैं कभी गूगल पे देख रहा था तो उसमें ये आया कि हिंदी में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कविताओं में से एक है ये कविता, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बहुत सुंदर ढंग से आपने इसको समझाया और एक एक शब्द को बताया और कविता के बारे में बताया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कार्तिक पाठक जी आपके वक्तव्य के लिए और झांसी की रानी कविता पाठ के लिए, क्योंकि बसंत एक पाठ्य पुस्तक में है और हम लोग उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार लोग सुनाते रहते हैं उसको। इतनी लोकप्रिय कविता है। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजकुमार निजात जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं सिरसा हरियाणा से, और आप शुरू से जुड़ गए और अभी भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें अपना समय दिया, हम आपके बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय। और आपने अपने उद्बोधन में बताया कि बच्चों की प्रस्तुतियां बहुत ही शानदार रही, उनका आत्मविश्वास प्रशंसनीय है और हर बच्चे की प्रस्तुति पर आपने समीक्षात्मक टिप्पणी की, जो एक बड़ी बात है कि आपने उस चीज को नोट किया और सकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी की, उत्साहवर्धक टिप्पणी की, जो और बच्चे इसी बात की प्रतीक्षा करते हैं। और आपने भी बताया कि बाल मुकुंद गुप्त जो बहुत बड़े व्यंग्य लेखक थे, हरियाणा से, और आपको हरियाणा साहित्य अकादमी से बाल मुकुंद गुप्त साहित्य सम्मान मिल चुका है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि। तो और बाल मुकुंद गुप्त जी इतने निर्भीक पत्रकार थे कि अंग्रेजों की परवाह बिल्कुल नहीं करते थे, डरते नहीं थे, लेकिन अपनी बात को हास्य और व्यंग्य के पुट में लपेट कर बहुत अच्छे ढंग से कह जाते थे। आपने अपने स्वरचित कविता भी सुनाई, देश हमारा सबसे आगे, आसमान से ऊंचे हैं हम, हिंदुस्तान की जय जय बोली, राष्ट्रप्रेम की कविता है। और सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई दी और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से आपने हमें हमारे अंदर नई ऊर्जा, नए जोश का संचार किया है अपने उद्बोधन से, अपनी उपस्थिति से। साथियों, इन कार्यक्रमों से में उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और आज भी जुड़े और बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन होता है उनका, वो मार्गदर्शन करते हैं। उनका मानना है कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सबका सर्वांगीण विकास करें। मगर हमारे बच्चों को यह भी करना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक से इतर भी पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि ये कार्यशालाएं इतनी सारी विधाओं में होती हैं। एक दिन में गिनने बैठा तो करीब 3 दर्जन 36 से अधिक विधाएं में कार्यशालाएं हुई या होती रहती। और
इससे केवल बच्चों का ही नहीं, अभिभावकों का, साहित्यकारों को भी बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। अभिभावक भी इससे जुड़ते हैं, अभिभावक सम्मेलन भी होता है और साहित्यकार तो जुड़ते हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं। आदरणीय शास्त्री जी हमेशा इस बात के लिए हम लोगों को ताकीद करते हैं कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। बिना मेहनत किए हुए न तो हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और न ही हमें जीवन में सफलता मिल सकती। मेहनत करनी पड़ेगी और 100% अपना देते हुए परिश्रम करना पड़ेगा। मैं आदरणीय शास्त्री जी के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज 594वां कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि वो सारे कार्यक्रमों में जुड़े। मैं तो 92-93% कार्यक्रमों से जुड़ा हूँ, लेकिन आदरणीय शास्त्री जी कहीं भी होगा, दिन में 3 कार्यक्रम हो रहे हैं, तीनों से वो जुड़ेंगे, समय निकाल कर जुड़ेंगे और व्यस्त जीवन के बावजूद मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और अपनी सुंदर सुंदर टिप्पणियों से, रोचक टिप्पणियों से, उत्साहवर्धक टिप्पणियों से बच्चों के मनोबल बढ़ाते हैं और बच्चों की टिप्पणियों को प्रतीक्षा करते हैं। तो मैं उनके जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, मैं उनके बारे में मैंने बात की और उनकी टिप्पणी आ गई, मेरा मन खुश हो गया। ऐसे बच्चों को कितनी खुशी मिलती होगी टिप्पणी पाकर। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय विश्व प्रकाश जी, आदरणीय विनय कुमार जी, खंड शिक्षा अधिकारी, आदरणीय उमेश पांडे जी, आदरणीय नीलम शर्मा मैडम, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी हरिद्वार कनखल से, आदरणीय शशिबाला श्रीवास्तव मैडम आप रायबरेली से, आदरणीय ललित तिवारी जी जलंधर से, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमें नई ऊर्जा देते हैं, हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा प्रदान करते हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का होना स्वाभाविक है और अभिभावक ही बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। और आज जो इतनी शानदार प्रस्तुति हुई है शिक्षण कार्यशाला की, अब तक की सर्वोत्तम प्रस्तुति है, वो बिना अभिभावकों के सहयोग के हो ही नहीं सकता। मैं अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में, घड़ी की सुइयां बड़ी तेजी से भाग रही हैं, 8:40 हो रहे हैं। अधिक समय न लेते हुए मैं इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। शुरू में जब शिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो पहली दूसरी कार्यशाला में मुझे लगा कि शायद बच्चे नहीं कर पाएंगे, मगर आज जिस ढंग से उन्होंने प्रस्तुति दी, ये लगा कि पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। तो किरोला जी के का जो प्रयास है बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का, इतनी सारी विधाओं में कार्यशालाएं करने का, उनके प्रयासों को मैं कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत कुशल संचालन कर रही कुमारी शशि जी को मैं मंच सौंपता। शशि जी, आगे का आप संचालन करें। जी सर, आपका सादर आभार। सर, आपसे हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। सर, आपका सादर आभार। तो अब मैं आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया दीपक मौर्य, कक्षा 8 उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका सादर स्वागत करती हूँ। और भैया, आपको पहले अपना अध्यक्षीय भाषण देना है, फिर आप आगे का कार्यक्रम शुरू करें। धन्यवाद बहन, आप इतना कुशल संचालन कर रहे हैं।
आप धन्यवाद। आज बाल प्रेरी का ऑनलाइन 593 कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि श्री राजकुमार निजात जी हैं, साहित्यकार, सिरसा, हरियाणा से। वशिष्ठ अतिथि श्री कार्तिक पाठक कक्षा 6 के छात्र हैं, सिटी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, उधम सिंह नगर, जिन्होंने उनका पाठ था झांसी की रानी। और कुमारी यशस्वी बहन कक्षा 3 की उमेठी उत्तर प्रदेश से, जिनका पाठ था पौधे हमारे मित्र। कुमारी पूजा पांडे कक्षा 5 अल्मोड़ा से, जिनका पाठ था राख की रस्सी। मेरे बड़े भाई मुहिस्तान शेख कक्षा 8 नगाव असम से, उनका पाठ का नाम था भारत की भाषिक एकता। जी भैया, आप मेरी छोटी बहन करिए। बाल प्रेरी के संरक्षण श्याम प्रसाद पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को मेरा सादर प्रणाम, और बाल प्रेरी के संपादक श्री उदय किरोला जी को भी मेरा प्रणाम। मेरा पाठ है कबीर की साखियां। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इसका अर्थ है, कबीर की साखियां में इन पंक्तियों को कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उससे हमें गुण व ज्ञान लेना चाहिए और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान से नहीं, बल्कि तलवार की धार से छिपी होती है। आवत गारी एक है, उठलट होई अनेक, कहे कबीर नहीं उठिल वही एक ही एक। इसका अर्थ है, प्रस्तुत साखियों में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी उपशब्दों का जवाब हमें उपशब्दों से नहीं देना चाहिए, इससे वे उपशब्द बढ़ते जाएंगे, घटने की घटते तो खत्म हो जाते। कबीर की घास नदी जो पाए तलित होए, उड़ पड़े जब आखिर में खरी दुली होए। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी छोटे आदमी को समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए, उसे घास के छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, बल्कि अगर उसका एक भी तिनका अगर आंख में पड़ जाए तो वह हमें हमेशा पीड़ा देता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। तो इसी क्रम में मैं अपने छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करने जा रही हूँ। अब मैं अपने छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। हमारे पहले छूटे हुए साथी हैं मेरे बड़े भैया मुस्ताकिन शेख भैया, कक्षा 8 नगांव असम से। क्या भैया आप उपस्थित हैं? मुस्ताकिन भैया, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए। तो अब हमारे दूसरे छूटे हुए साथी हैं मेरी बड़ी बहन नताशा चंद नानकमत्ता से। क्या नताशा दीदी आप उपस्थित हैं? नताशा दीदी, बस केवल नाम लेते जाओ, फटाफट, समय का ध्यान रखेंगे। जी सर। अब मेरी बड़ी बहन ओजस्वी कक्षा 5 गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। लगता है वे भी किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए। तो अब मैं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी यशस्वी दीदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। यशस्वी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्त। आपने बहुत ही शानदार कार्यक्रम का संचालन किया और
प्रत्येक प्रस्तुतियों के शुरुआत में आपने जैसे सरस्वती वीणा पाणी के वंदना को साथ में लेके और उसी के साथ में आपने जितने भी अतिथि थे, अभिभावक थे, उन लोगों को आमंत्रित करने के लिए सूक्तियां और सुंदर रचनात्मक अभिव्यक्ति की, तो आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन और बधाइयां देता हूं। और आज का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे आदरणीय श्री राजकुमार जी, वो बाल प्रहरी के 593 ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े, जिसका शीर्षक था शिक्षण कार्यशाला। और आदरणीय उदय किरुला सर के करकमलों से ये कार्यशाला का एक सुंदर आयोजना का मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजकुमार निजात जी, जो साहित्यकार से हरियाणा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। आज का विशिष्ट अतिथि स्वीकार कर रहे हैं श्री कार्तिक पाठक जी, जो कक्षा 6 के विद्यार्थी है सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा से। आपका भी बहुत अभिनंदन है दोस्त। और जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दीपक मौर्य जी, कक्षा 8 के विद्यार्थी उधम सिंह नगर से, आपका भी बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम का जो संचालन यशस्वी जी ने किया और सुंदर प्रस्तुति दी, जो कि कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए बहुत ही शानदार उपलब्धि है आपकी। और आप गौरीगंज अमेठी से नित्य प्रतिदिन जुड़ती हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। आप इसी तरह से कीप इट अप और कैरी ऑन करते रहें। आज के कार्यक्रम में सहभाग करने वाले नन्हे मुन्ने दोस्तों में पूजा जी, मंत्रिता जी ने तो कमाल कर दिया। संस्कृत की जो पाठशाला ली उन्होंने, और जितने बढ़िया तरीके से वाक्यों का निर्माण करना और यत्र तत्र सर्वत्र कुत्र एकत्र, ऐसे शब्दों को लेके उन्होंने बहुत बढ़िया वाक्य विन्यास किया। बहुत बधाई। जागृति बुटोला जी, जानवी जी, हर्मिका वर्मा जी ने भी कमाल कर दिया, नताशा जी, नितिन पाठक जी, आदित्य अग्रवाल जी। तो दोस्तों, जो अभी बचे हुए हैं उन साथियों की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जो मुस्तकीन जी हैं, आपकी भी प्रतीक्षा है। तो आप सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन है। आज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में चूंकि शिक्षण कार्यशाला है, तो शिक्षण कार्यशाला में हमको कुछ बारीकियां भी रखनी पड़ती है दोस्तों। और वो बारीकियां क्या होती हैं? वो बारीकियां ये होती है कि आप जब पाठ पढ़ा रहे तो पाठ के रचनाकार का नाम आप लेते हैं, पाठ का शीर्षक लेते हैं, पाठ की कक्षा लेते हैं, पाठ का विषय लेते हैं। और जब आप पाठ प्रस्तुत करते हैं तो आप उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मंत्रिता जी को मैं देख रहा था कि उन्होंने बोर्ड लिया हुआ था, बोर्ड पे उन्होंने पूर्व तैयारी भी की थी, स्केच पेन उनके हाथ में था, कुछ उन्होंने टेबल बना रखा था, इसमें उन्होंने एक विस्तार देने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, समय कम होता है तो हम समय की भी सीमा मर्यादा को देखते हैं और उसके मुताबिक फिर हम अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। तो ये अच्छा प्रयास आप सभी लोगों ने किया है। आज के प्रस्तुतियों में मैं देख रहा था कि एक जो तैयारियां हैं आपकी, वो कम समय में और आपने अधिक से अधिक विषय वस्तु को लिया है, तो उसके लिए आपको सभी को साधुवाद। और आपके जो भी शिक्षक साथी हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम में आपकी तैयारी की है, आपको मार्गदर्शन दिया, घर के बड़े भैया हैं, घर के दोस्त हैं, और उसके अलावा पिताजी हैं, माताजी हैं, अभिभावक हैं, उन सबको भी मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आज के कार्यक्रम के वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राजकुमार जी, आपका कोटि से अभिनंदन, धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रहरी प्रेम और स्नेह यूं ही बना रहे। आज के वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय सारस्वत सर, आदरणीय पांडे जी, आपका नित्य प्रति मार्गदर्शन और मनोबल बढ़ाने वाला जो वक्तव्य है हम सभी को प्रेरणा देता। आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में एक बार पुनः आदरणीय उदय किरोला सर के मार्गदर्शन और उनकी एक सूत्रता जो है, पूरे देश को एक साथ बना के रखने का जो उनका कर्तव्य है, तपोनिष्ठ तपश्चर्या है, ऋषिवत कार्य है, उसको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और सभी सेट बॉक्स पर टिप्पणी करने वाले साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ। और एक बार पुनः बाल प्रहरी मंच से प्रेम बनाए रखने के लिए, जुड़े रहने के लिए मैं सभी को कोटि से अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं यहीं पर जो है अपनी वाणी को विराम दूंगा। और एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रही हमारे बीच में सक्रिय सहभाग करने वाली यशस्वी जी, जो कक्षा 3 के कीर्तिमान स्थापित करने वाली अभिव्यक्ति शैली को रच रही हैं, आपको मैं मंच सौंपता हूँ। यशस्वी जी, शुभ रात्रि, धन्यवाद। जी सर, आपका सादर आभार।
आपने हमें ये बहुत ही अच्छी चीजें बताई। तो अब इसी क्रम में मैं बाल प्रहरी के संपादक हमारे परम प्रिय मित्र आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी को मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद। जी यशस्वी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपना पाठ भी प्रस्तुत किया और संचालन भी किया। मैं आपको बधाई देता हूँ। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है और वो नहीं अब जुड़ गए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। उसमें विशेषकर मुस्ताकिन जी कई बार जुड़े हैं। मुस्ताकिन जी, क्या आप मुस्ताकिन जी आप उपस्थित हैं क्या? चलिए, प्लीज बाकी लोग अपना माइक बंद कर लीजिएगा। और कोई साथी जिनका नाम सूची में है तो उनको आमंत्रित करता हूँ। हम केवल सूची में शामिल जिनका नाम है उन्हीं को आमंत्रित कर पाते हैं, क्षमा चाहता हूँ। तो एक बार मैं पुनः अपने आज के मुख्य अतिथि राजकुमार निजात जी को आमंत्रित करता हूँ। सर, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? आदरणीय राजकुमार निजात जी। हाँ जी, मैं हाजिर हूँ। हाँ, स्वागत है। आप कुछ जोड़ना चाहें तो। हाँ, ऐसा है, मैं कुछ किताबें आज जो बच्चे उपस्थित हुए हैं ना जी, सहभागिता उन्होंने दी है जी, मैं उनको अपनी बाल साहित्य की पुस्तकें डाक द्वारा भेजना चाहूंगा भेंट स्वरूप। जी। तो मुझे अगर उनके पते मिल जाएं, पोस्टल एड्रेस मिल जाए तो मैं उनको भेज दूंगा। बिल्कुल। ये हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त सुन रहे हों तो मैं इनका लेकर के मैं इनसे शेयर करके ये एड्रेस अपना दे देंगे। मैं आपको पूरे इनके एड्रेस भेज दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, आप उनसे ले लें। जी। तो मैं एक सेट उनको किताबों का जरूर भेजना चाहूंगा, देना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं इनका पता आपको भेज दूंगा। जी जी जी, चलिए ठीक है सर। फिर आपने पूरा समय दिया और आपने अपनी कविता भी सुनाई, तो एक बार मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का स्नेह इस कार्यक्रम को मिलते रहता है और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अंत तक मैं इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय आकाश सासु सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पल्लट पांडे जी, खंडवा मध्य प्रदेश डाइट से जुड़े हुए डॉक्टर अशोक कुमार नेगी, जो कि आजकल भोपाल में ट्रेनिंग में है। उसके बाद भी ट्रेनिंग छूटने के बाद वो सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मित्र जुड़े हैं चंदन भंडारी जी दिल्ली से, और इस कार्यक्रम में दिल्ली से ही हमारे साथी हमारे गांव के देव सिंह राणा जी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। गंगा आर्य जी जुड़े हैं, कैलाश चंद जोशी जी, और इस कार्यक्रम में मुस्ताकिन जी जुड़े हैं लेकिन उनका पता नहीं आवाज क्यों बंद हो जा रही है। प्रकाश पांडे जी, और इस कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। प्रकाश पांडे जी जुड़े हैं, उमेश पांडे जी जुड़े हैं, गंगा आर्य जी जुड़ी हैं, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। कल सामान्य ज्ञान की कार्यशाला है, तो कल भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। कोई साथी अगर छूटे हुए जुड़ गए हों, मुस्ताकिन जी मेरे को दिख रहे हैं, अगर मुस्ताकिन जी अपनी बात रखना चाहें, स्वागत है आपका। मुस्ताकिन जी, चलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो हम एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा।